आज जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ एडवर्ब। तो एडवर्ब हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपनी एडजेक्टिव के साथ एक बहुत क्लोज एसोसिएशन रखता है एंड द रीज़न इज़ क्वाइट ऑब्वियस। एडवर्ब्स जो होते हैं वो भी क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं और एडजेक्टिव्स भी क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, इसलिए अक्सर जो मिस्टेक्स आती हैं उनमें एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही साइमल्टेनियसली रोल प्ले कर रहे होते हैं। मींस कि अगर वो वर्ड जो क्वालिफाइंग है वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो हमें वहाँ एडजेक्टिव रिक्वायर्ड है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करते हैं। और अगर नाउन प्रोनाउन के अलावा किसी और ग्रामेटिकल यूनिट को क्वालिफाई किया जा रहा है तो वहाँ हमें एडवर्ब्स रिक्वायर्ड है, बिकॉज जो एडवर्ब्स होते हैं वो नाउन प्रोनाउन के अलावा बाकी तकरीबन सारे के सारे ग्रामेटिकल यूनिट्स को क्वालिफाई करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक एडवर्ब। हम एडवर्ब को आज 5 हेडिंग्स के अंडर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एडवर्ब, देन काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, देन रूल्स, देन अ फ्यू कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पर जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो डेफिनेशन क्या है जी एडवर्ब की? एडवर्ब की डेफिनेशन हम दो एंगल से करेंगे। फर्स्ट तो जो बड़ी कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स की डेफिनेशन है कि द वर्ड्स विच ऐड मीनिंग्स टू वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब आर नोन एज एडवर्ब। मतलब वो सारे वर्ड्स जो किसी वर्ब के, एडजेक्टिव के या एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं, हम उन सारे वर्ड्स को क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? एडवर्ब। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, क्विकली, वेरी, नीटली, ऑफन, तो ये एडवर्ब है और अभी हम इनको साबित भी करेंगे कि ये कैसे किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करती हैं। तो हम जो है इसमें से देख सकते हैं, जैसे क्विकली है तो मैं अगर एक एग्जांपल दूं, ही रैन क्विकली, तो यू कैन सी देयर कि जो क्विकली है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। और जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब कहलाएगा। इसी तरह मैं अगर चाहूँ तो इस क्विकली को यूँ भी लिख सकता हूँ, वेरी क्विकली। तो क्विकली तो पहले ही एडवर्ब है क्योंकि किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं वेरी क्विकली कहता हूँ तो वेरी भी एडवर्ब है क्योंकि वो एक और एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। किसको? क्विकली, जो कि हमने अभी साबित कर दिया कि वो एडवर्ब है। और नेक्स्ट मैं किसी एडजेक्टिव से भी आपको क्वालिफाई करवा के दिखाता हूँ। जैसे हम कहते हैं ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट गौर कीजिए एडजेक्टिव है क्योंकि वो ही है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन ही है और वो ही क्या है जी? इंटेलिजेंट। इट मीन्स जो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी देगा, जो उनको क्वान्टिफाई या डिस्क्राइब करेगा, वो एडजेक्टिव है। तो हमारा इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। और अगर मैं कहता हूँ ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी एडवर्ब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट के मीनिंग में एडिशन दे रहा है। तो वो सारे वर्ड्स जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या जुमले में मौजूद किसी दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करेंगे, एडिशन करेंगे, उन सब को हम एडवर्ब का ही नाम देंगे। तो फ्रेंड्स ये तो थी इसकी एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन। हम इसकी एक नेक्स्ट एडवांस लेवल की डेफिनेशन पे आते हैं जो कि आपको एंट्री टेस्ट के लेवल से, जो आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपको बड़ा अहमियत देगा। तो एडवर्ब्स ऐड मीनिंग टू एवरी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन, एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। तो जो नाउन प्रोनाउन के अलावा बाकी हर पार्ट ऑफ स्पीच के, हर ग्रामेटिकल यूनिट के मीनिंग में इजाफा कर दे, वो क्या कहलाएगा जी? यस, वो एडवर्ब कहलाएगा। नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में कौन इजाफा करता है? एडजेक्टिव। और यही बात मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों से की थी कि असल में हमारे दो तरह के ही क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, या यूँ कह लें कि मॉडिफाइंग वर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उनको मॉडिफायर्स भी कहते हैं। और वो कौन सी दो कैटेगरीज हैं? एडजेक्टिव्स जो नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में एडिशन करती है,
और जो नाउन प्रोनाउन के अलावा बाकी हर ग्रामेटिकल यूनिट, हर पार्ट ऑफ स्पीच के मीनिंग में, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, यस ये ट्रेडिशनल है, ज़्यादा यही होता है, लेकिन जो फ्रेजेस के मीनिंग में भी एडिशन कर दे, क्लॉजेस के मीनिंग में भी एडिशन कर दे, इवन इन्फिनिटिव्स के मीनिंग में भी एडिशन कर रहा हो, तो हम उन वर्ड्स को भी एडवर्ब ही कहेंगे, क्योंकि नाउन प्रोनाउन के अलावा बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडिशन करने वाले उनके मीनिंग में एडवर्ब है। तो ये कुछ उसकी एग्जांपल्स थी। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब से, जिससे हमें एडवर्ब को मज़ीद कम्प्रीहेंसिवली समझने में हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब में सबसे पहले है जी एडवर्ब ऑफ मैनर। लफ्ज़ मैनर से आपको अंदाज़ा हो गया है कि ये किस तरह के एडवर्ब्स होंगे। मीन्स जो किसी काम का अंदाज बताते हैं, किसी एक्शन का मैनर बताते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स हाउ समथिंग इज़ डन और हैपन्स। ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कैसे वाक़ई हुई। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि ही रैन क्विकली, हाउ डिड ही रैन क्विकली। तो गौर कीजिएगा, अगर हमें किसी वर्ब के एडवर्ब के बारे में आइडिया लगाना है कि वो एडवर्ब जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है कि नहीं, तो मैं एक हाउ क्वेश्चन पूछ लूँगा, और जो वर्ड उस हाउ का आंसर होगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। और मोस्टली जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो मोस्टली LY पर एंड होते हैं, सारे नहीं लेकिन मोस्टली, जैसे बैडली, हैप्पीली, सैडली, स्लोली, क्विकली, वेल, हार्ड, फास्ट, ये भी सारे एडवर्ब ऑफ मैनर ही हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि ही बिहेव्ड सैडली, ही रैन फास्ट, ही वर्कड हार्ड। तो हमने बहुत यूज़ किया ये जुमला कि ही वर्कड हार्ड। हाउ डिड ही वर्क हार्ड। तो जो हाउ का आंसर देते हैं, जो बयान करते हैं कि कोई चीज़ कैसे हुई, वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। कुछ एग्जांपल देख लीजिएगा। द ब्रदर्स वर बैडली इंजर्ड। कैसे इंजर्ड थे जी? हाउ वर दे इंजर्ड? बैडली इंजर्ड। नाउ यू कैन सी दे हैड टू एक्ट फास्ट। तो गौर करें, ये कौन क्वालिफाई हो रहा है? गौर कीजिएगा, इन्फिनिटिव क्वालिफाई हो रहा है। दे हैड टू एक्ट फास्ट। हाउ डिड दे एक्ट? दे एक्टेड फास्ट। तो गौर करें, इन्फिनिटिव क्वालिफाई हो रहा है, कोई वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव नहीं, एक इन्फिनिटिव। तो यही हमने डेफिनेशन में बात सीखी थी कि अ वर्ड दैट क्वालिफाइज एवरीथिंग एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, दैट इज बेसिकली एडवर्ब। तो यहाँ फास्ट एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, हाउ का आंसर कर रहा है। शी सैंग वेरी वेल। हाउ डिड शी सिंग? शी सैंग वेरी वेल। तो वेल भी हमारा क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशनिंग के बारे में देखते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर यूजुअली प्लेस्ड इन दी एंड, या यूँ कह लें आफ्टर दी एक्शन वर्ब इफ़ देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट गिवन इन द सेंटेंस। मतलब अगर जुमले में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब के बाद, वरना ये सेंटेंस के मोस्टली बिल्कुल एंड वाले हिस्से की तरफ लोकेट करते हैं। यू कैन सी इन एन एग्जाम्पल, शी एट क्विकली। तो आप देख सकते हैं इस जुमले में चूँकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो ये वर्ब के फ़ौरन बाद आ गया। तो अगर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो ये ऑब्जेक्ट के भी बाद जाते हैं। शी सिंग्स द सॉन्ग नाइसली। तो गौर करें, शी सिंग्स द सॉन्ग नाइसली, वो ऑब्जेक्ट के भी बाद चला गया। एक चीज़ यहाँ बहुत अहम है, जहन में रख लेनी है आपने, कि जो वर्ब होता है और उसका जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के दरमियान कोई और चीज़ प्लेस नहीं हो सकती। और इन अ लाइट टर्न आई कैन से कि सेंटेंस के वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट को ग्रामर की दुनिया का कोई जालिम समाज अलहदा नहीं कर सकता। मीन्स कोई भी इनमें सेपरेशन नहीं कर सकता। मीन्स अगर मैं कहता हूँ शी सिंग्स नाइसली द सॉन्ग, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट का आपस में बिल्कुल क्लोज अटैच्ड होना लाजिम है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ डिग्री की तरफ। डिग्री वर्ड से भी अब आपको बहुत कुछ ज़ाहिर हो रहा है, शिद्दत। इट मीन्स टू से कि जो एडवर्ब्स हमें किसी चीज़ की शिद्दत का बताएंगे, टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर देंगे, कि किस हद तक, तो वो जो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। देखो हम कहते हैं द वर्क इज़ ऑलमोस्ट डन, तो हमें एक डिग्री मिली कि टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग इज़ डन और हैपन्स, कि कोई चीज़ कितनी वाक़ई हो गई है, किस हद तक वाक़ई हो गई है। मच, नियरली, क्वाइट, रियली, सो, टू, वेरी, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई एम टायर्ड, और अगर मैं इसकी शिद्दत बढ़ाना चाहूँ, इसकी डिग्री में इंटेंसिटी देना चाहूँ, तो आई वुड से आई एम वेरी टायर्ड। तो देखें, टू डार्क फॉर अस टू फाइंड आवर वे, तो शिद्दत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा ही डार्क था। और नेक्स्ट आप देखें जी, वेरी हैवीली, शिद्दत हैवीली की हम बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और गौर करें, टू व्हाट एक्सटेंट द रेन वाज, द रेन वाज वेरी हैवीली।
Okay, daughter is quite fat. She's not fat only, she's quite fat. And the accident victim nearly died. It means he was badly injured. तो nearly died means उसकी इंटेंसिटी को, उसकी डिग्री को हमें बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। लफ्ज़ फ्रीक्वेंसी आपको बता रहा है ताअद्दुद, मतलब कोई चीज़ जो कितनी बार वाक़े हुई, वो कितनी फ्रीक्वेंटली हुई, वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका आंसर होता है जी? हाउ ऑफन का। हाउ ऑफन मतलब कितनी मर्तबा, उसका ताअद्दुद, कोई चीज़ कितनी मर्तबा हुई, वो हमारा एडवर्ब ऑफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो वर्ड्स यूज्ड एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्लूड, जो वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तौर पर यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं जी? अगेन, ऑलवेज, एवर, फ्रीक्वेंटली, जनरली, हार्डली एवर, नेवर। देखिए ही नेवर केम, तो हमें एक फ्रीक्वेंसी मिल गई कि वो कभी आया ही नहीं है। ओकेजनली, ऑफन, रेयरली, ये ऑफ्टन भी है स्टूडेंट्स, बोथ आर नाउ यूज्ड। सेल्डम, समटाइम्स, ट्वाइस। देखिए ही केम ट्वाइस। एंड हाउ ऑफन ही केम? ट्वाइस। तो हमारा जो ट्वाइस है वो बेसिकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही हार्डली एवर से समथिंग नाइस टू हिज वाइफ, तो हार्डली एवर का मतलब क्या हो गया जी? कि बहुत ही कम वो कहता था। तो हाउ ऑफन ही सेड नाइस टू हिज वाइफ? हार्डली एवर। तो फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली, नेवर, ओकेजनली, ये सारे के सारे हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड यस अगेन द नेम इज क्लियरिंग इट ऑल दैट द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो टाइम आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो मीन्स जो व्हेन का आंसर करेंगे। किसका आंसर करेंगे स्टूडेंट्स? व्हेन का आंसर करेंगे। और हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम को सेंटेंस की बिगिनिंग में या सेंटेंस के एंड की तरफ यूज़ कर रहे होते हैं। तो आफ्टरवर्ड्स, ऑलरेडी, इमीडिएटली, लास्ट मंथ, नाउ, आई एम टीचिंग नाउ। तो नाउ देखो टाइम को शो कर रहा है, सून, देन, यस्टरडे। तो दैट इज ऑल अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम को हम थोड़ा सा सेंटेंसेस में इसके एग्जांपल्स लेते हैं। ही कोलैप्स एंड डाइड यस्टरडे। तो देखिए व्हेन डिड ही डाई? यस्टरडे। तो ये व्हेन का आंसर है, और जो व्हेन का आंसर होगा दैट वुड बी एडवर्ब ऑफ टाइम। आपको अ फ्यू मंथ्स अगो नज़र आ रहा है, तो अगो भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो हिज फैक्ट्री वाज बर्न डाउन अ फ्यू मंथ्स अगो। व्हेन डिड हिज फैक्ट्री बर्न डाउन? अ फ्यू मंथ्स अगो। लास्ट वीक वी वर स्टक इन द लिफ्ट फॉर एन आवर, एंड व्हेन वर वी स्टक? वी वर स्टक लास्ट वीक। तो देखें ये सारे के सारे हमें व्हेन का आंसर दे रहे हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम की दो काइंड्स होती हैं स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट एडवर्ब ऑफ टाइम और डेफिनिट। और अगेन नेम इज ऑब्वियस, वो क्या कहते होते हैं जी? नाम ही काफ़ी है। तो ये नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम की दो जो कैटेगरीज बनी है वो किस बेस पर बनी है। जो इनडेफिनिट एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, ज़ाहिर है वो कोई डेफिनेट टाइम, कोई मखसूस, कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक टाइम को शो नहीं करेंगे। सादा वर्ड्स में कह लें तो जो आप कह लें कि बिल्कुल ऐसे वक्त को शो करेंगे जो गैर मखसूस है, जिसके बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली ये कब हुआ था। जैसे मैं वर्ड यूज़ कर दूं ऑलवेज, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता लगा कि कब हुआ, एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं आया। ऑफन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑलरेडी। ओके, आई एम सेइंग आई हैव ऑलरेडी टॉट यू द बेसिक्स ऑफ ग्रामर। तो आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, हमें कोई एग्जैक्ट, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं मिला, पर यह मिल गया कि लफ्ज़ ऑलरेडी किसी पुराने वक्त को शो कर रहा है। टाइम को तो शो कर रहा है, बट दैट इज़ इनडेफिनिट टाइम। और दूसरे होते हैं हमारे डेफिनेट। और अगेन नेम इज़ क्लियरिंग इट ऑल, कि जो मखसूस किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम को डिपिक्ट करेंगे, दे वुड बी कॉल्ड डेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ टाइम। कौन से हैं जी इनमें? जैसे यस्टरडे, इफ़ आई से आई टॉट यू द टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव यस्टरडे, तो जो वर्ड यस्टरडे है वो एग्जैक्ट एक दिन को शो कर रहा है कि इस दिन। अगो, जैसे मैंने अभी कहा, हम यूज़ कर रहे हैं अ फ्यू मंथ्स अगो, 2 मंथ्स अगो, 3 मंथ्स अगो, 5 मंथ्स अगो। तो यू कैन सी आई एम सेइंग 5 मंथ्स अगो। तो एग्जैक्टली जो अगो है वो मुझे टाइम दे रहा है कि कितने माह पहले। टुमारो, नाउ, नेक्स्ट मंथ। तो नाउ इज डेफिनेट, आई एम टीचिंग नाउ। आपको भी पता है इस टाइम फ्रेम का, मुझे भी पता है कि आई एम टीचिंग नाउ, तो इस वक्त ये काम जारी है। तो ये सारे के सारे डेफिनेट है। अब इनकी पोजीशनिंग कैसे होती है डेफिनेट और इनडेफिनेट एडवर्ब्स ऑफ टाइम की, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको फार्मूलाज में कन्वर्ट कर दिया है। आपको पता है कि हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब
और ऑब्जेक्ट पर यूजुअली कंप्राइज करता है। तो मैंने उसी यूजुअल स्ट्रक्चर के अंदर डेफिनेट और इनडेफिनेट वर्ब्स ऑफ टाइम की प्लेसमेंट रख दी है। यू कैन सी देयर कि जो आई एडवर्ब है मतलब इनडेफिनेट एडवर्ब्स हैं वो हमेशा अपने वर्ब से पहले आते हैं, और जो डेफिनेट एडवर्ब्स हैं वो हमेशा अपने सेंटेंस के एंड की तरफ लोकेट किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ही ऑलवेज कम्स हियर। तो यू कैन सी ऑलवेज एक इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम है और वो अपने वर्ब से कहाँ आ रहा है जी, पहले आ रहा है। हम किसी सूरत नहीं लिख सकते ही कम्स ऑलवेज हियर या ही कम्स हियर ऑलवेज, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। और नेक्स्ट, ही केम हियर यस्टरडे। तो यस्टरडे इज अ डेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम, और गौर कीजिए वह सेंटेंस के एंड की तरफ लोकेट होगा। तो ही केम हियर यस्टरडे, वी कैन नॉट राइट ही यस्टरडे केम हियर। यस, एक स्टूडेंट कह सकता है सर हम शुरू में लगा तो देते हैं कि यस्टरडे ही केम हियर। तो स्टूडेंट्स व्हेन यू पुट दैट डेफिनेट एडवर्ब ऑफ टाइम इन द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस तो आप एक कॉमा भी तो देते हो, यस्टरडे कॉमा ही केम हियर। तो इट मीन्स टू से कि वो आप उसको वहाँ प्लेस नहीं कर रहे, कॉमा वहाँ सारी कहानी बता रहा है कि असल में यहाँ उसकी पोजीशनिंग नहीं है, ये यहाँ से सेंटेंस का पार्ट नहीं है, इसलिए तो कॉमा लगा कर उसको बाकी सेंटेंस से सेपरेट किया जा रहा होता है। रीज़न कि है वो एंड वाली जगह पर ही प्लेस होने वाला। तो ही केम हियर यस्टरडे, तो जो हमारे डेफिनेट हुए वो हमेशा सेंटेंस के एंड की तरफ लोकेट हो जाएंगे। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये भी नेम क्लियर है कि जो वेयर का आंसर देंगे कि कोई चीज़ कहाँ हुई, दिस वुड बी कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। अबव, बिलो, हियर, आउटसाइड, ओवर, देयर, अंदर, अपस्टेयर्स। Okay, I am saying Ali is upstairs. It means I am giving his location. I am saying Ali is outside, Ali is here. So it means to say that outside, that here, that upstairs. What is giving it? It is giving the concept of place. तो ये भी लाजमी तौर पर हमारे वर्ब को मोस्टली क्वालिफाई कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स। अच्छा, बट एडवर्ब अपने नाम से भी ज़ाहिर करता है एडवर्ब, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करते, नाउन प्रोनाउन के अलावा हर एक को करते हैं, तो आपने सिर्फ इसको एक एंगल एडवर्ब के एंगल से याद नहीं रखना। तो ही कैन स्टॉप हियर, एग्जांपल आप देख सकते हैं, शी द स्कूल बॉय वाज नॉक्ड ओवर। तो यू कैन सी नॉक्ड ओवर, हमें प्लेसमेंट मिली कि कहाँ से नॉक किया है, नॉक्ड ओवर मतलब उसके ऊपर से गुजर गई है। दे रश्ड फॉर देयर लाइव्स व्हेन द फायर ब्रोक आउट इन द फ्लोर बिलो, मीन्स निचले वाले फ्लोर में ये आग लगी है। तो हमें एग्जैक्टली जो प्लेसमेंट है, जो लोकेशन है मिल रही है, तो बिलो वुड बी एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एग्जांपल लेते हैं जी, आप लोगों से देखते हैं कि आपको कितनी समझ आ गई है। तो आपको यहाँ देखना है कि रिसेंटली इस सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है। रिसेंटली, लफ्ज़ रिसेंट, हाल ही में, तो इट मीन्स टू से कि ये टाइम डिपिक्शन है, यस दैट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हम कुछ रूल्स की तरफ आते हैं अब एडवर्ब के, और ये रूल्स जो हैं एडवर्ब के आपके याद रखिएगा। एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूल आपस में बड़े इंटरमिंगल्ड हैं। आपने पिछला जो टॉपिक एडजेक्टिव का पढ़ा था उसमें भी आपने देखा था कहीं ना कहीं हमें एडवर्ब जो है उसका जिक्र करना पड़ रहा था, और जहाँ एडवर्ब के भी रूल्स हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी जगहों पर हमें एडजेक्टिव का यूज़ देखना पड़ेगा। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200, और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है, और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200, और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है, और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200, और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए।
आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं। अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.tk. So let us start with rule number 1 and the rule is of रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स। एडजेक्टिव में आपने सीखा था रॉयल ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स कि एडजेक्टिव्स किस ऑर्डर में प्लेस होते हैं। यहाँ हम सीखेंगे रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स कि एडवर्ब्स जो हैं अगर वो एक से ज़्यादा आ जाए किस सेंटेंस में तो वो किस एंगल से प्लेस होंगे। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला भी बना के दूंगा। लिखने में तो हम ये कह देंगे कि सबसे पहले मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर एडवर्ब ऑफ पर्पस। इसका मतलब ये पांचों आ जाएंगे तो ये तरतीब है। फर्ज करो पांचों में से 3 आ गए, एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया, एडवर्ब ऑफ टाइम और पर्पस आ गया है, तो मैनर पहले, फिर टाइम, फिर पर्पस। फर्ज करें मैं क्या, प्लेस और टाइम आ गया तो पहले प्लेस और फिर टाइम। मतलब ही केम हियर, हियर प्लेस है, यस्टरडे टाइम है। हम कभी नहीं कह सकते ही केम यस्टरडे हियर, तो वो ही केम यस्टरडे हियर क्यों रॉन्ग है? क्योंकि हम टाइम पहले लगा रहे हैं और प्लेस बाद में, जो कि एडवर्ब की पोजीशनिंग नहीं है। आइए मैं आपको ये आसान कर देता हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है मतलब एडवर्ब का जो ऑर्डर है उसको कैसे याद रखना है। आपने एक फार्मूला याद रख लेना स्टूडेंट्स, MPFT प्लस अगेन P। ये P दोबारा प्लस के साथ इसलिए लगा रहा हूँ कि जुमले में पहले भी P था। तो MPFT देखें, आपने एक वर्ड याद भी हो गया, एक तरह से आपका एक्रोनिम बन गया MPFT। तो जब भी आपको कोई एक से ज़्यादा एडवर्ब सामने आए तो यू हैव टू अप्लाई MPFT। MPFT मीन्स M मीन्स मैनर, P मीन्स प्लेस, F मीन्स फ्रीक्वेंसी, T मीन्स टाइम और प्लस P अगेन पर्पस। तो आइए एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। ही स्विम्स एक्साइटेडली, देखो MPFT का M आया। इन द पूल, MPFT का P, प्लेस आया। एवरी इवनिंग हमें ताद्दुद मिला, फ्रीक्वेंसी मिली, तो MPFT का F आया। और नेक्स्ट देखिएगा बिफोर डस्क, तो बिफोर डस्क शाम से पहले हमें मिल रहा है, इट मीन्स MPFT का T आया। और टू कीप इन शेप, ये हमें पर्पस नज़र आ रहा है, अपने आप को शेप में रखने के लिए, तो हमें MPFT का अगेन P नज़र आया। तो ये MPFT प्लस P आपको एडवर्ब का मैनर याद रखने में हेल्पफुल रहेगा। जहाँ भी एक से ज़्यादा एडवर्ब्स हों एंड यू आर कन्फ्यूज्ड हाउ टू अरेंज देम, जस्ट अप्लाई MPFT अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 वेरी और इनफ का डिफरेंस है। याद रखिएगा वेरी और इनफ चूँकि दोनों ही इंटेंसिफायर हैं, दोनों को हम इकट्ठा यूज़ नहीं करते। हम जुमले में या तो वेरी यूज़ करेंगे या इनफ। एक चीज़ हमने एडजेक्टिव में सीख ली थी कि इनफ अगर आता है तो वो अपने एडजेक्टिव्स के बाद में आता है, और ये भी सीखी थी एडजेक्टिव में कि अगर वो अपने नाउन के साथ आता है तो उनसे पहले आता है। तो गौर करें सेंटेंस में वेरी भी है, इनफ भी, तो इट मीन्स ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो ये सेंटेंस क्या होना चाहिए था, ही इज़ वेरी काइंड टू मी। तो स्टूडेंट्स हमारा राइट आंसर बीटा हुआ। रूल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं और अगेन हमें यहाँ इनफ की प्लेसमेंट, जिसका हमने अभी जिक्र भी किया, उसकी बात आ गई कि इनफ इज़ ऑलवेज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिवल इनफ इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स। आप इसको एक सिंपल वे में याद रखें कि अगर एडजेक्टिव हो तो इनफ हमेशा उसके बाद होता है, और अगर नाउन्स हो तो इनफ हमेशा उससे पहले होता है।
तो आइए ज़रा हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। शी इज़ काइंड इनफ, तो यू कैन सी काइंड एक एडजेक्टिव है। मैंने आपको एडजेक्टिव कन्फर्मेटिव टेस्ट भी सिखाया था कि अगर किसी वर्ड के बारे में डाउट हो के आइदर इट इज़ एडजेक्टिव और नॉट, तो उसको किसी नाउन से रिएक्ट करवा लें। अगर वो रिएक्ट कर गया तो वो एडजेक्टिव है, इफ़ इट डिडेंट रिएक्ट इट मीन्स वो एडजेक्टिव नहीं है। काइंड मैन, काइंड पर्सन, तो ये मैन और पर्सन से रिएक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव है। और काइंड इनफ बिल्कुल ठीक अरेंजमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव इनफ मनी, तो रफा वर्ड मनी हमें पता है नाउन है। जो हमारे पास वेल्थ होती है उसको नेम हम क्या देते हैं, मनी का, तो दैट इज़ ऑल्सो राइट कि मनी इनफ नहीं होगा, इनफ मनी एडजेक्टिव्स के बाद लेकिन नाउन से पहले आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एमा सेड दैट द टी वॉज इनफ हॉट। कहाँ है मिस्टेक स्टूडेंट्स? यस, हॉट चूँकि एडजेक्टिव है तो इनफ हॉट नहीं आना, हॉट इनफ आना है। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स हम रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 जो है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ हम क्या लगाएंगे। याद रखिएगा एडजेक्टिव्स की जो पॉजिटिव डिग्री होती है, मतलब जो पहली डिग्री होती है, जैसे गुड है, टॉल है, स्मार्ट है, उसके साथ हम वेरी लगाते हैं। और जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, मतलब जिसको आप सेकंड डिग्री कहते हैं, जैसे गुड की बेटर है, टॉल की टॉलर है, स्मार्ट की स्मार्टर है, ब्यूटीफुल की मोर ब्यूटीफुल है, हम उनके साथ या तो FAR फार या मच लगाते हैं। इट मीन्स अगर मैं कहता हूँ ही इज़ टॉलर देन अकरम, तो अगर मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी है तो वेरी टॉलर नहीं कहना, मच टॉलर देन अकरम या फॉर टॉलर देन अकरम। अच्छा क्या लगाएंगे? शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, तो शी इज़ वेरी मोर ब्यूटीफुल या मच मोर ब्यूटीफुल? यस, मच मोर ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि मच ब्यूटीफुल जो मोर ब्यूटीफुल है वो सेकंड डिग्री, और सेकंड डिग्री के साथ या तो मच आएगा या FAR फॉर आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम अपने थर्ड वर्ब्स के साथ क्या होता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल्स के साथ हमने क्या सलूक करना है। जो हमारे पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, मीन्स वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, उनके साथ हम मच भी लगा सकते हैं और वेरी भी, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में। अगर तो उनका यूज़ थर्ड वर्ब के तौर पर हुआ है, मीन और मोस्टली हम कह सकते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में, तो हम उनके साथ मच लगाते हैं। और लेकिन अगर उनका इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर हुआ है, और एडजेक्टिव भी कौन से, जो कि इमोशंस या फीलिंग्स शो करते हैं, वो एडजेक्टिव्स, तो तब हम उसके साथ क्या लगा रहे होते हैं जी, वेरी। अच्छा एक चीज़ यहाँ बड़ी समझी जा सकती है कि अगर तो एक्शन किए जाने का मीनिंग आ रहा है फिर तो कभी वेरी आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो एडजेक्टिवल पास्ट पार्टिसिपल है वो एक्शन को शो नहीं करता, वो प्योर क्वालिटी शो करेगा। तो सेंटेंस में देख लेना है कि अगर कहीं से भी एक्शन का शाइबा भी है, एक्शन नजर आ रहा है कि उसने ये किया है, तो हम किसी सूरत भी वेरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम मच का इस्तेमाल करेंगे। आपकी समझ आने के लिए तो ये कुछ एडजेक्टिव्स दिए भी हैं पास्ट पार्टिसिपल, टायर्ड, प्लीज, डिलाइटेड, सरप्राइज, ऑब्लाइज्ड, जो कि फीलिंग्स और इमोशंस देखिए, प्लीज, डिलाइटेड, सरप्राइज्ड, टायर्ड, ऑब्लाइज्ड, तो ये हमारी फीलिंग्स और इनर इमोशंस को शो कर रहे हैं, और ये हमारा कोई एक्शन नहीं है, तो ये इनके साथ हम क्या लगाएंगे जी, वेरी लगाएंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी, फर्स्ट डिग्री थी, वेरी लगाया। बेटर सेकंड डिग्री थी, मच लगाया। इसराइल इज मच हेटेड, गौर करें ये हमारा एक्शन है, बाय अस, हेटेड बाय अस, हम हेट करते हैं, और ये जुमला वैसे भी पैसिव वॉइस है तो हमने मच लगाया। लेकिन आई एम वेरी प्लीज्ड एट योर परफॉर्मेंस, तो ये मेरा कोई एक्शन नहीं है। आई एम वेरी प्लीज्ड एट, हु इज़ प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड, तो ये मेरी एक फीलिंग है, मेरा एक इमोशन है। तो यहाँ हम चूँकि ये थर्ड वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो हम स्टूडेंट्स इसके साथ क्या लगा रहे हैं, यस, हम इसके साथ वेरी पुट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आगे एक एग्जांपल लेते हैं। जेसिका इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, तो वेयर इज़ द मिस्टेक? जेसिका इज़ नो प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टेड, यस, ये हम बात हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके साथ मच और वेरी का डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इन लिटरेचर तो नो प्रॉब्लम, तो इट मीन्स यही प्रॉब्लम है कोई ना कोई। तो मिस्टेक तो स्टूडेंट्स यही है। क्या मिस्टेक है ज़रा सोचिए? वेरी रॉन्ग है, मच आना है, यस, यहाँ आना तो मच है, लेकिन कोई वजह आप बता सकते हैं? एक स्टूडेंट तो सोचेगा सर देखो वो इंटरेस्टेड है, उसकी एक तरह से ये इमोशनल और फीलिंग जो है वो शो हो रही है, तो वेरी ठीक रहेगा। जो एडजेक्टिवल इमोशंस वाले वर्ड्स होते हैं वो मच क्या नाम लेते हैं, वेरी लेते हैं। जो वर्ब के तौर पर आते हैं, थर्ड फॉर्म के तौर पर आते हैं, वो मच लेते हैं, स्पेशली पैसिव वॉइस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ ये याद रखिएगा एडजेक्टिवल यूसेज नहीं है। मैंने क्या समझाया था कि
वही वर्ड एडजेक्टिवल यूसेज के तौर पर कंसीडर किया जाएगा पास्ट पार्टिसिपल जो कि एक्शन शो ना करे, जो उस शख्स का क्वालिटी तो हो कि वो उसके अंदर कोई वो इमोशन उस शख्स का शो हो या फीलिंग शो हो, लेकिन किसी सूरत भी उसका एक्शन शो ना हो। तो यू कैन सी जेसिका इज इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, तो वो लिटरेचर में इंटरेस्ट ले रही है, तो यहाँ उसका एक एक्शन डिपिक्ट हो गया। अब हम इसको एडजेक्टिवल यूसेज में ले जा ही नहीं सकते, एंड दिस इज़ द रीज़न हम इसको वो प्लीज्ड वाला फार्मूला, वो ऑब्लाइज्ड, डिलाइटेड वाले हिस्से में नहीं ले जाएंगे, और इसके साथ मच ही हमें प्लेस करना पड़ेगा। एंड आई थिंक नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड इट। तो मूव करते हैं अपने रूल नंबर 5 की तरफ। मच टू और टू मच का एक डिफरेंस होता तो टू मच ही है, लेकिन अगर नेक्स्ट वर्ड एक एडजेक्टिव हो तो फिर हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स टू मच टू। अदरवाइज जो नॉर्मल रेगुलर यूसेज है वो टू मच ही होता है। मच टू सिर्फ तब जब अगला वर्ड एडजेक्टिव हो। देखिए दिस हाउस इज मच टू स्मॉल फॉर माई फैमिली टू लिव नहीं है, सॉरी ये ठीक है, क्यों? क्योंकि स्मॉल एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव्स के साथ हमें क्या यूज़ करना है जी? मच टू। और नेक्स्ट देखें, ही ईट्स टू मच। अगला आगे किसी किस्म का कोई एडजेक्टिव आपको नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। इट मीन्स टू से कि फिर रेगुलर ऑर्डर टू मच का ही इस्तेमाल किया जाएगा, और अब मच टू जो है वो हमारा इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ चलते चलते आपको एक रूल वो दिखा देता हूँ। मैंने कहा था जब भी टू आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि टू के बाद अगर एडजेक्टिव आ जाएगा तो लाजमी तौर पर उस जुमले में आगे इन्फिनेटिव आएगा और वो नेगेटिव इंटेंसिटी देगा। तो यस, दैट सेंटेंस इज डूइंग द सेम। दिस हाउस इज मच टू स्मॉल फॉर माई फैमिली टू लिव। इतना स्मॉल है, इतना छोटा है कि मेरा ख़ानदान यहाँ रह नहीं सकता। तो गौर करें, नॉट खुद ब खुद उसके मीनिंग में इनकॉर्पोरेट हो गया। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है जी। ये रूल आपने बहुत ध्यान से समझना है, रीज़न इसकी बहुत ज़्यादा अक्रेंस है। आप लोगों के इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स में भी है, आप लोगों के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो मैंने सेम वर्ड्स की आपके सामने शो की हैं, एज नाउन, एज एडजेक्टिव और एज एडवर्ब्स। तो गौर कीजिएगा, नाउन के तौर पर मैं आपको क्या डिपिक्ट कर रहा हूँ? माइजर, कावर्ड, लव, फ्रेंड, ईयर, डेड, स्मेल, लोन, स्कॉलर, ये सारे वर्ड्स नाउन्स हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ ही इज़ अ माइजर। अ माइजर शुड नॉट बी रिस्पेक्टेड, ही इज़ अ कावर्ड, अ कावर्ड शुड नॉट बी रिस्पेक्टेड। यू कैन सी देयर कि आई मेट अ कावर्ड, तो मैं इन कावर्ड और माइजर वगैरह को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन होते हैं। इट मीन्स ये हमारे नाउन्स हैं। लव, फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। माई आपको मैंने बताया था पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और जो वर्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो उसके साथ का वर्ड होगा हर एडजेक्टिव के साथ नाउन होता है। तो जब मैं कहता हूँ माई फ्रेंड, तो फ्रेंड भी एक नाउन है। इनके एडजेक्टिव्स कैसे बनते हैं? याद रखिएगा, नाउन के एडजेक्टिव बनाने का सिंपल फार्मूला कि अगर आप उनसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बना रहे हो तो हम उनके साथ मोस्टली क्या लगाते हैं? एल वाई। माइजर नाउन था, एल वाई लगाया माइजरली। कावर्ड नाउन था, एल वाई लगाया कावर्डली। लव के साथ लवली। ये फ्रेंड से फ्रेंडली, ये से ईयरली, डेड से डेडली, खतरनाक। स्मेल से स्मेली, लोन से लोनली, लोनली एडजेक्टिव है जी, और स्कॉलर से स्कॉलरली। तो आप एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हो गए जी? एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब्स हैं जी। इनके फिर एडवर्ब्स कैसे बनते हैं वो भी देखने। तो एडवर्ब्स कैसे बनते हैं? माइजरली से इन अ माइजरली मैनर, या लाइक अ माइजर। यहाँ खाते हैं स्टूडेंट्स धोखा कि वो माइजरली को, कावर्डली को, लवली को एक एडवर्ब के तौर पर यूज़ कर लेते हैं। मतलब वो कहते हैं ही बिहेव्ड माइजरली। क्या बोलते हैं जी वो? ही बिहेव्ड माइजरली। तो यू कैन सी देयर कि बिहेव्ड एक वर्ब है, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब क्वालिफाई करता है। तो माइजरली क्या है? एडजेक्टिव। तो मीन्स ये रॉन्ग है। क्या आना चाहिए? ही बिहेव्ड लाइक अ माइजर और इन अ माइजरली मैनर। तो याद रखिएगा, सारे एल वाई की एंडिंग वाले वर्ड एडवर्ब नहीं होते। वो एडजेक्टिव्स जो कि नाउन से बने हों वो भी एल वाई लेते हैं, और वो एडजेक्टिव्स होते हैं अपने फंक्शन में। तो दिस इज द थिंग दैट आई टोल्ड यू इन द बेसिक्स ऑफ ग्रामर कि डोंट गो फॉर द फेस वैल्यू ऑफ द वर्ड्स। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यूज़ कई बार
आपको ग्रामर में धोखा देती हैं। हमें उसके फंक्शन को देखना है, सूरत नहीं देखनी, यस सीरत देखनी है। तो इसी तरह कावर्ड से इन अ कावर्डली मैनर या लाइक अ कावर्ड, लव्स जो लवली है इन अ लवली मैनर, और इसी तरह फ्रेंड है तो फ्रेंडली है तो इन अ फ्रेंडली मैनर लाइक अ फ्रेंड। तो यूँ गौर करें, इन अ स्कॉलरली मैनर, इन अ डेडली मैनर, तो इन अ स्मेली वे। तो ये सारे के सारे हमारे एडवर्ब बन जाते हैं। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। ही लिव्स माइजरली, लिव्स क्या है स्टूडेंट्स? वर्ब, और ही लिव्स माइजरली, माइजरली क्या है? एडजेक्टिव। तो क्या एक वर्ब को एक एडजेक्टिव क्वालिफाई कर सकता है? नेवर, तो इट्स रॉन्ग। ही लिव्स वेरी माइजरली, है तो माइजरली ही ना जो कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, रॉन्ग। ही लिव्स लाइक माइजर, यू कैन सी देयर लाइक माइजर, आपको लगेगा तो जैसे ठीक है, लेकिन वो लाइक नहीं, लाइक आ माइजर चाहिए। क्यों? माइजर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और याद रखिएगा जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं वो ए एन के बगैर या किसी आर्टिकल के बगैर नहीं आ सकते। जैसे आई एट एप्पल नहीं है, आई एट एन एप्पल। ही सैंग सॉन्ग रॉन्ग है, ही सैंग अ सॉन्ग आना है। तो ही लिव्स लाइक माइजर नहीं लाइक आ माइजर। हाँ माइजर्स होते तो आप आना लगाते, क्योंकि फिर वो सिंगुलर नहीं रहना था। सिंगुलर काउंट हमेशा आर्टिकल लेते हैं। तो ही लिव्स इन अ माइजरली मैनर, यस दैट इज़ द आंसर। लिव्स के साथ क्या आ गया? एक पूरा एडवर्ब, इन अ माइजरली, ये वाला इन अ माइजरली मैनर। तो हमारा राइट आंसर क्या है जी? डेल्टा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स साहब। ये रूल जो प्रीवियस हमने अभी डिस्कस किया, इसको गौर से देखना है, इसकी प्रैक्टिस को गौर से समझना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। जब आपने एडजेक्टिव पढ़ा था तो तब भी आपने ये रूल किया था, लेकिन वो सिर्फ यहाँ तक था, उसमें एडवर्ब्स कैसे फॉर्मुलेट होते हैं वो मौजूद नहीं था। तो उसको भी दोबारा समझिए और उसके साथ इस पार्ट को भी दोबारा देखिए। माइजरली कैसे आ सकता है? जैसे मैं कह दूँ ही इज़ माइजरली, जैसे मैं कहता हूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, तो गौर कर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल अगर मैं निकाल दूँ शी इज़ माइजरली, शी इज़ कावर्डली। मैं किस सूरत शी इज़ जो है वो माइजर या शी इज़ कावर्ड नहीं कह सकता। हाँ शी इज़ आ माइजर, शी इज़ आ कावर्ड, तो फिर भी कबूल है। नेक्स्ट, ये हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स। कौन से वर्ड? स्मेल, टेस्ट, साउंड, फील, सी, लुक, सीम, बी मतलब इज एम आर वॉज वर्ब, ग्रो, गेट, बिकम, अपीयर, टर्न, मेक। और लिंकिंग वर्ब होने की वजह से यूज एडजेक्टिव आफ्टर इंस्टेड ऑफ एडवर्ब आफ्टर फॉलोइंग लिंकिंग वर्ब्स। आप वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? एडवर्ब लगाते हैं। अभी पढ़ा कि आपने ये नहीं लगाना कि ही बिहेव्ड माइजरली, आपने लगाना ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। हमने एडवर्ब लगाना है, लेकिन ये लिंकिंग वर्ब है, ये वहाँ वायोलेट करते हैं और ये एडवर्ब नहीं लेते, ये एडजेक्टिव लेते हैं। उसकी बहुत बड़ी रीज़न है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि जो लिंकिंग वर्ब इनको कहते हैं, इसलिए इनको कपुला भी कहते हैं, क्योंकि ये कपलिंग कर रहे हैं, लिंकिंग कर रहे हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट की लिंकिंग अपने से बाद में आने वाले वर्ड के साथ करते हैं। लिंकिंग कर रहे हैं किसकी? सब्जेक्ट की, अपने बाद में आने वाले वर्ड के साथ। सब्जेक्ट कौन से पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं? सब्जेक्ट यहाँ तो नाउन्स होते हैं और यहाँ प्रोनाउंस होते हैं। और नाउन और प्रोनाउन के साथ कौन सा वर्ड लिंक कर सकता है? कौन सा वर्ड उसकी क्वालिटी दे सकता है? यस, एडजेक्टिव। दिस इज द रीजन कि लिंकिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट को अपने से बाद में आने वाले वर्ड के साथ लिंक कर रहे होते हैं, और सब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन होता है, और नाउन प्रोनाउन को कोई एडजेक्टिव के अलावा लिंक कर नहीं सकता। एंड दिस इज द रीजन हमें एंग्री पुट करना है। ही इज सैड, तो यू कैन सी देयर सैड हमारा लिंकिंग है, जो है वो एडजेक्टिव है, और इज हमारा लिंकिंग था। हम नहीं कह सकते ही इज सैडली, हम नहीं कह सकते ही लुक्स एंगरली। क्या कहेंगे? द फ्लावर्स स्मेल स्वीट या फ्लावर्स स्मेल स्वीटली। तो गौर कीजिए, स्मेल कौन सा वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है, और स्मेल जो है वो लिंक कर रहा है फ्लावर को अपने से बाद में वाले वर्ड के साथ। तो फ्लावर स्मेल स्वीट हमें एडजेक्टिव लगाना है, एडवर्ब नहीं लगाना। लेकिन याद रखिएगा ये एक्सेप्शन सिर्फ लिंकिंग वर्ब्स के साथ है, अदरवाइज सारे वर्ब्स क्या लेते हैं जी? एडवर्ब्स लेते हैं। तो डन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। फास्ट इज बोथ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव बेस्ड ऑन इट्स यूसेज। मतलब वर्ड फास्टली एग्जिस्ट ही नहीं करता जी। फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब है। ही इज अ फास्ट बॉलर, तो यू कैन सी बॉलर नाउन है, तो फास्ट बॉलर। ही रैन फास्ट, तो फास्ट उस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो फास्ट हमारा क्या हुआ? एडवर्ब भी हुआ। तो ही रैन एज फास्टली एज ही कुड नहीं, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। रीजन? क्योंकि फास्टली एग्जिस्ट ही
नहीं करता। यस, कुछ मॉडर्न डिक्शनरीज जो वो फास्टली को दे देती हैं, लेकिन हम आपको जो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, जो कि एग्जाम में आनी है, दैट इज थारोली प्रिस्क्रिप्टिव पेडागॉजिकल ग्रामर, या जिसको आप सादा कह लें ऑर्थोडॉक्स पुरानी ग्रामर, और उसके मुताबिक वर्ड फास्टली एग्जिस्ट नहीं करता और उन डिक्शनरीज में करता भी नहीं था। नेक्स्ट आते हैं जी रूल नंबर 9 की तरफ, और ये रूल समटाइम और समटाइम्स के डिफरेंस को हमें डिपिक्ट करेगा। तो समटाइम मीन्स इनडेफिनेट और अनस्टेटेड टाइम, मतलब हम जब किसी गैर मखसूस लम्हे की, वक्त की, दिन की बात करते हैं तो हम सम टाइम कह लेते हैं, और सम टाइम्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो ओकेजनली के लिए यूज़ करते हैं। आप यूँ कर लें, जब हम वक्त के किसी एक लम्हे के बारे में बात करते हैं तो वो सम टाइम है, लेकिन जब मैं सम टाइम्स यूज़ करता हूँ तो वो एक से ज़्यादा जो ओकेजन्स होते हैं मैं उनके लिए यूज़ कर रहा हूँ। यूँ कह लें सम टाइम कभी और सम टाइम्स कभी कभी। तो sometimes is used after a verb and sometimes is used at the beginning or the end of the sentence। मतलब sometimes या तो beginning है end है, और sometime हमेशा अपने verb के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं, it was to be printed sometime later, मतलब फिर कभी बाद में, कभी कभी नहीं का मीनिंग, तो फिर कभी बाद में। Sometimes we wished she were back in England, तो कभी कभी हम ख्वाहिश करते हैं, तो यू कैन सी इट मीन्स ओकेजनली का मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ सम टाइम नहीं समटाइम्स आना है। तो समटाइम्स दे कम फॉर अ मंथ, तो कभी कभी वो एक मंथ के लिए आते हैं, ये तो नहीं कह सकते कभी वो एक मंथ के लिए आते हैं। एट अदर टाइम्स फॉर 6 months, और कुछ और मौक़ों पर वो 6 माह के लिए आते हैं, तो कभी कभी का मीनिंग है अगेन, तो हम समटाइम्स का यूज़ ही कर रहे हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं, इट इज़ कूल नाउ बट सम टाइम इट गेट्स वेरी वार्म ईयर, तो कभी यहाँ गर्मी होनी हो जाती, इस वक्त यहाँ ठंडक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है जी, ठंडक गर्मी हो जाती है, तो इट मीन्स यहाँ हमारा सम टाइम नहीं चाहिए था, सम टाइम्स रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। हमारा यहाँ फ़र्क एज अ होल और होली का है। याद रखिएगा, जो एज अ होल है इसका मतलब होता है जनरली, अमूमी तौर पर। जब हम काफ़ी सारे पार्ट्स को इकट्ठे तौर पर डिस्कस करते हैं और एक अमूमी तौर पर बात कर देते हैं कि ये सब मिलकर वैसे यूं अमूमी तौर पर ऐसे काम कर रहे हैं, तो हम इसको एज अ होल यूज़ करते हैं। तो एज अ होल जो होता है वो अपनी एक्सिलरीज या अपने वर्ब से कहाँ आता है जी, पहले आता है। और जो होली है इसका मीनिंग होता है कम्प्लीटली, मतलब आप जुमले का तर्जमा कर लें, जब आपको मुकम्मल तौर पर का मीनिंग रिक्वायर्ड है, कम्प्लीटली का मीनिंग रिक्वायर्ड है, टू अ कम्प्लीट डिग्री का मीनिंग रिक्वायर्ड है, तो आप क्या लगाते हैं, होली। और होली अपनी ऑक्सिलरीज या अपने जुमले के मेन वर्ब्स के बाद आता है। ऑक्सिलरीज मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स। तो देखते हैं, ही वॉज होली कन्विंस्ड, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्यों, ही वॉज कम्प्लीटली कन्विंस्ड का मीनिंग आ रहा है। कम्प्लीटली आप रिप्लेस करके देख सकते हैं, और गौर करें हमारे जो है वो ऑक्सिलरी के मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है। एज अ होल द एसे वॉज एक्सीलेंट, मतलब ऑल टुगेदर, मजमूई तौर पर, जनरली जो है वो ठीक था, तो हम इसको क्या दे रहे हैं, एज अ होल। द पॉपुलेशन एज अ होल इज़ गेटिंग हेल्दियर, तो एज अ होल हेल्दियर हो रही है, मतलब मजमूई तौर पर आप कह लें, जनरली कह लें या ऑल टुगेदर कह लें, वो हेल्दी हो रही है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए था, एज अ होल। और गौर करें, एक निशानी बहुत बड़ी है कि ये एक अपनी ऑक्सिलरी कह लें या हेल्पिंग वर्ब से पहले यूज़ हुआ है। तो गौर करते हैं, होली वी आर इन एग्रीमेंट का हमारे पास सेंटेंस आ रहा है, तो यहाँ गलती क्या है, एज अ होल वी आर इन एग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि ये वर्ब से पहले है एक तो, और दूसरी चीज़ यहाँ हमें ऑल टुगेदर जनरली का मीनिंग देना है, तो हम होली नहीं क्या यूज़ करेंगे, एज अ होल का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो दैट इज़ जो है हमें एज अ होल नहीं, सॉरी, होली का यूज़ कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट आते हैं जी, द हाउस वाज एज अ होल कंज्यूम्ड बाय फायर। एज अ होल मतलब जनरली, ऑल टुगेदर कंज्यूम्ड बाय फायर नहीं, कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय फायर। और गौर करें, हमें यहाँ एक और निशानी नज़र आ रही है कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद एज अ होल नहीं होता, होली होता है। कंप्लीटली का मीनिंग चाहिए था, तो दैट इज़ द मिस्टेक। रूल नंबर 11 की तरफ, नेवर का रूल है जी, कि जब एक नेवर का वर्ड, और सिर्फ नेवर नहीं, जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, कोई हार्डली,
कवर्ड आ गया, स्केसली आ गया, बेरली आ गया, नो सूनर, नो अदर। तो व्हेन क्वालिफाई द होल क्लॉज, जब पूरी क्लॉज को क्वालिफाई करें, क्लॉज याद रखिएगा पहले भी हम बात कर चुके हैं, जब सब्जेक्ट और वर्ब आ जाते हैं जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो वो क्लॉज बन जाती है। तो अगर नेवर किसी क्लॉज के स्टार्ट में आ जाए, मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के स्टार्ट में आ जाए एंड कम्स इन द स्टार्ट ऑफ द क्लॉज, मतलब उसको क्वालिफाई भी करे, उसके स्टार्ट में भी आ जाए, तो टेक्स हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, तो उस सूरत में इन्वर्जन होगी, मतलब जुमले की तरतीब सिंपल नहीं सवालिया तर्ज पर चले जाएगी, लेकिन जुमला सवालिया नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। गौर कीजिएगा, नेवर ही कम्स नहीं लिखा हमने, नेवर डज ही कम। नेवर स्टार्ट में आया था क्लॉज के, तो नेवर ही कम्स के बजाय हमें क्या लिखना पड़ गया, नेवर डज ही कम। नेवर ही विल रिटर्न, नहीं नेवर विल ही रिटर्न। तो यू कैन सी देयर कि हमारा जो विल है वो अपने सब्जेक्ट से पहले आया, एंड द रीज़न क्योंकि नेवर स्टार्ट में आ गया। लेकिन अगर ये नेवर क्लॉज के स्टार्ट में नहीं होगा तो ये इन्वर्जन, ये वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की इन्वर्जन सब्जेक्ट से पहले नहीं होगी, तो ही विल नेवर रिटर्न होम। तो गौर कीजिए, नेवर अंदर है, तो अब ही जो विल है वो अपने सब्जेक्ट के एग्जैक्टली बाद में इस्तेमाल हुआ है, हम उसका पहले उसके इस्तेमाल नहीं कर रहे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स अ फ्यू कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स। मीन्स वो एडवर्ब्स जो आपस में मीनिंग का क्लैश रख लेते हैं और अक्सर वो एक ही स्ट्रक्चर या एक ही आप यूँ कह लें कि डेरिवेशन से बने होते हैं। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। topgrade.pk पाकिस्तान की नंबर 1 ऑनलाइन एकेडमी क्यों है, चलिए बताता हूँ। Because we are offering easier, enjoyable and affordable exam preparation as compared to any other physical academy. आप टॉप ग्रेड से 10 गुना बेहतर तैयारी कर सकते हैं, वो भी 75% तक के डिस्काउंट में। 2017 से लेकर अब तक टॉप ग्रेड ने आपकी तरह हज़ारों स्टूडेंट्स की हेल्प की MBBS एंड BDS में एडमिशन लेने के लिए, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ से इस वक्त MBBS एंड BDS कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त 1,80,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स हैं और ये इनका ट्रस्ट है, और इन्हीं लाखों स्टूडेंट्स में से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर किया और वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स बने और अपनी अपनी फील्ड में अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। इसी की बदौलत टॉप ग्रेड ने हासिल की 4.8 गूगल रेटिंग और 3000 प्लस रिव्यूज़। इन्हीं सब तलबा को topgrade.pk सर्व कर रहा है, वो भी पाकिस्तान के 150 से ज़ायद शहरों में। और इन्हीं स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होते हुए घर बैठे ऑनलाइन प्रेपरेशन की और अपना एडमिशन सिक्योर किया। और हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप हमारे अगले टॉपर बने, बिल्कुल रामिज़ सलमान, गादिया वहीद और महरोज़ इस्माइल की तरह। सो विल यू बी द नेक्स्ट? If yes, then sign up now to join new session today. आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। सबसे पहले हाई और हाईली का डिफरेंस जानते हैं जी। हाई मीन्स एट अ ग्रेट ऑल्टीट्यूड, मीन्स
हाइट के लिए यूज़ होता है। ही क्लाइम्ड हाई ऑन द लेडर। लेकिन हाईले का मीनिंग क्या है जी? एट अ हाई रेट और डिग्री, मतलब ये हमारा शिद्दत को शो करता है, किसी भी चीज़ के ज़्यादा होने को शो करता है। तो दीज आर हाईली पेड वर्कर्स। तो हाईली पेड जिनको बहुत ज़्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं। क्लोज और क्लोजली का डिफरेंस, क्लोज कब यूज़ करते हैं? नॉट फार अवे इन पोजीशन, रिलेशनशिप और टाइम, मतलब जो किसी पोजीशन, रिलेशनशिप और वक्त में करीब है। जैसे मैं कह सकता हूँ कि हिज एंड टाइम इज़ क्लोज, मैं कह सकता हूँ ही इज़ माई क्लोज कज़न, ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड, तो ही सिटिंग क्लोज टू मी। तो डोंट गेट टू क्लोज टू दी फायर। तो गौर करें, ये पोजीशन वगैरह को शो कर रहा है, लेकिन जो क्लोजली है वो इन अ क्लोज मैनर मीन्स ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पर यूज़ हो रहा है और ये एडवर्ब ऑफ पोजीशन के तौर पर यूज़ हो रहा है, लेकिन है दोनों के दोनों एडवर्ब ही। तो द टू ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजली कनेक्टेड, तो मतलब बड़े ही करीब से इनको जोड़ा गया है। तो दे आर, मतलब उनके दरमियान ज़्यादा गैप मौजूद नहीं है। तो क्लोजली कनेक्टेड उनके मैनर को शो कर रहा है। फ्री और फ्रीली का डिफरेंस जी, फ्री जिसकी कॉस्ट कुछ ना पड़े, जैसे हम कहते हैं इट्स फ्री, तो दे सेट द डॉग्स फ्री, तो आज़ाद का मीनिंग भी है। तो कॉस्टिंग नथिंग और इंडिपेंडेंट को भी हम कह सकते हैं। तो गौर करें, हम यहाँ ये नहीं लगा सकते कि दे सेट द डॉग्स फ्रीली, क्योंकि फ्रीली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पर यूज़ होता है और इस वजह से, उस एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पर यूज़ होने की वजह से, ये अगर मैं कहता हूँ दे सेट द डॉग्स फ्रीली, तो उन्होंने आज़ादी से कुत्ते छोड़ दिए, वो मीनिंग नहीं है, उन्होंने कुत्तों को आज़ाद छोड़ा है। तो दैट इज़ भाई हम फ्री लगाएंगे। आई गॉट इट फ्री, आई गॉट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, तो गौर करेंगे हमारा एडवर्ब है। लेकिन फ्रीली इन अ फ्री मैनर के तौर पर आता है, तो ही रैन फ्रीली, बड़ी आज़ादी से भागा, मीन्स बड़ा पुरसकून होके भागा। तो ये जो है मेरा क्या बन जाएगा जी? एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पर। तो फ्री जो फ्रीली है वो किसी सूरत भी मुफ्त के मीनिंग में यूज़ नहीं होता। आई कैनॉट से ही गेव द नेसेसिटीज़ फ्रीली, ही गेव द नेसेसिटीज़ फ्री, ही गेव मी द कैमरा फ्री, नॉट फ्रीली, क्योंकि फ्रीली जो है विदाउट कॉस्ट के मीनिंग में नहीं है, वो सिर्फ इन अ फ्री मैनर एक अंदाज है आज़ादी से करने का, उसके मीनिंग में यूज़ होता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट और डायरेक्टली का डिफरेंस। तो जिसमें कोई डिविएशन ना हो, जो बिल्कुल सीधा चल के हो, दैट इज़ डायरेक्ट। ही वेंट डायरेक्ट टू द ऑफिस, मतलब सीधा ऑफिस चला गया। और जो डायरेक्टली है ये टाइम के रिलेटेड है, ये इसका मीनिंग होता है विदाउट डिले, हेजिटेशन, कैंडिडली और फ्रैंकली, मतलब वो चीज़ जो आप बिला ताख़ीर, बिना हिचकिचाए और ओपनली, कैंडिडली मीन्स ओपनली, खुले दिल से बात करें, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये हमारा किसी सूरत भी जो है वो किसी डायरेक्शन या सिमत को शो नहीं करता। तो ही आंसर डायरेक्टली, मतलब फ़ौरन जवाब दिया, विदाउट हेजिटेशन जवाब दिया, विदाउट डिले जवाब दिया, और कैंडिडली और फ्रैंकली ओपन जवाब दिया। तो ही आंसर्ड डायरेक्टली। लेकिन जब हम जाने आने और सिमतों की बात करते हैं तो दैट इज़ डायरेक्ट। और डियर और डियरली का फ़र्क स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो डियर होता है वो असल में महंगे वगैरह के लिए या प्यारे के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे वो एडजेक्टिव के तौर पर इज़ माई डियर ब्रदर। लेकिन डियर को एडवर्ब के तौर पर जब हम यूज़ करते हैं तो वो महंगा है। दिस कॉस्ट हिम, दिस कॉस्ट आना है, दिस कॉस्ट हिम डियर, डियरली नहीं आना, मतलब ये उसको महंगा पड़ा। जो वो डियरली है तो ये भी महंगा, लेकिन ये और तरह के महंगा है। ये चीज़ों की कीमत में महंगे का मीनिंग नहीं है। ये वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि जिस पर बड़ा लॉस हुआ, सफरिंग हुई, उसको हम कहते हैं एट ग्रेट कॉस्ट। मीन्स जैसे मैं कह दूं कि आपको ये अंदाज़, ये रवैया बड़ा महंगा पड़ेगा, तो रवैया किसी ने ख़रीदना तो नहीं है कि मैं कहूँ जी कि आपको ये रवैया बड़ा महंगा पड़ेगा, आपको ये अंदाज़ बड़ा महंगा पड़ेगा। तो इट मीन्स जो वहाँ पर डियरली है, ये जो महंगा है ये उस मीनिंग में आ रहा है जिसमें हम किसी को कहें कि आपको बड़ा लॉस होगा, आपको बड़ी सफरिंग होगी। तो आवर फ्रीडम हैज़ बीन बॉट डियरली, तो हमने जो आज़ादी ख़रीदी है वो बड़ी महंगी ख़रीदी है। तो गौर करें, यहाँ जो हमने आज़ादी वो पैसे दे के नहीं ख़रीदी। यहाँ कहने का क्या मतलब है कि बड़ा लॉस करके,
बड़ी सफरिंग्स के बाद खरीदी है। तो ये मेरा मीनिंग जब डियरली का इस तरह आएगा कि जो चीज़ मुझे महंगी पड़ी पर कीमत में नहीं, उसके लॉस और सफरिंग और तकालीफ की वजह से मैं कह रहा हूँ महंगी पड़ी, तो मैं डियरली यूज़ करूँगा। और अगर मैं कीमत के मीनिंग में, कॉस्ट के मीनिंग में महंगाई के तौर पर यूज़ करूँगा, जो मुझे ज़्यादा कॉस्ट की पड़ी अपनी प्राइस के मीनिंग में, तो तब मैं कॉस्ट का यूज़ करूँगा। तो अगर मैं कहता हूँ दिस कॉस्ट हिम डियरली, तो रॉन्ग है, और आवर फ्रीडम हैज़ बीन बॉट डियर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एडवर्ब। तो एडवर्ब के प्रैक्टिस क्वेश्चन में आते हैं इट वाज बिटर कोल्ड। हमें देखना है कि ये हमारा ठीक है कि नहीं ठीक। तो गौर करें, इट वाज बिटर कोल्ड, आपने इसको अंदाज़ा लगाना है कि नहीं, लेकिन हम इसके आंसर बाद में डिस्कस करेंगे। आई एवर रिमेंबर हैविंग सीन अ मोर इंटरेस्टिंग फिल्म। सोचते जाएं क्या करेंगे आप, इसको यहाँ स्क्रीन को पॉज करके आप सोच सकते हैं कि कहाँ मिस्टेक है, देन इसके बाद आंसर्स डिस्कस होंगे। द स्टोरी वॉज टू इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो नथिंग अबाउट द मैटर, शी हैजंट गॉट नो चिल्ड्रन, दिस हार्डली वॉन लिबर्टी कैन नॉट बी लाइटली अबेंडेंड, आई एम मच हैप्पी टू सी यू, नो वन राइट्स एज नीट एज ही डज। तो होपफुली आप लोगों ने इसकी करेक्शन बनाई होगी। तो आइए उस करेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो इट वाज बिटर कोल्ड नहीं, इट वाज बिटरली कोल्ड, बिकॉज जो बिटर है वो एडजेक्टिव के तौर पर आया था, और कोल्ड एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है स्टूडेंट, एक एडवर्ब क्वालिफाई करता है। आई नेवर रिमेंबर हैविंग सीन अ मोर इंटरेस्टिंग फिल्म। तो आई एवर नहीं, आई नेवर। तो गौर करें, वहाँ एवर का यूज़ गलत था, नेवर आना था। क्यों? गौर करें, मैं कह रहा हूँ आई डैश रिमेंबर हैविंग सीन अ मोर इंटरेस्टिंग फिल्म, मतलब इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिल्म मैंने कभी देखी है? नो, मैंने कभी नहीं देखी चाहिए था। द स्टोरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो वेरी क्यों आना है, उसकी रीज़न है इस जो पिछले जुमले में हम देख रहे थे टू इंटरेस्टिंग है कि जो एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री, देखो जो आईएनजी वाले एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी डिग्रीज इंटरेस्टिंग, सेकंड डिग्री मोर के साथ मोर इंटरेस्टिंग, और आईएनजी वाले जो एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री होती है वो मोस्ट के साथ मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ वेरी आता है, वो सेकंड डिग्री है जिसके साथ मच आता है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मैटर। तो गौर करें प्रॉब्लम क्या थी, आई डोंट नो नथिंग, नॉट भी आ जाए और फिर नथिंग भी आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मैटर, और अगर नथिंग लगाना है तो आई नो नथिंग, फिर आप नॉट इस्तेमाल नहीं कर सकते, डबल नेगेटिव नहीं हो सकता सेंटेंस में। नेक्स्ट, शी हैजंट गॉट एनी चिल्ड्रन। तो शी हैजंट गॉट एनी चिल्ड्रन क्यों आना है, हमें पिछले जो उसमें मिल रहा था कि शी हैजंट गॉट नो, तो फिर डबल नेगेटिव ही था जो कि रॉन्ग था। तो शी हैजंट गॉट एनी चिल्ड्रन या शी हैज़ गॉट नो चिल्ड्रन। तो दिस हार्ड वॉन लिबर्टी, हार्डली वॉन नहीं, हार्ड वॉन लिबर्टी। याद रखिएगा जो वर्ड हार्डली है उसका मीनिंग है मुश्किल, ना होने के बराबर, ज़ीरो। जैसे मैं कहता हूँ ही वर्क्स हार्ड, तो बड़ी मेहनत है, लेकिन ही हार्डली वर्क्स तो काम करता ही नहीं, वो मुश्किल ही है काम करता हो। तो हार्डली तो ना होने के बराबर, और हार्ड बहुत ज़्यादा। तो दिस हार्ड वॉन लिबर्टी, वो मुश्किल जीती आज़ादी नहीं, बड़ी मेहनत से जीती हुई आज़ादी। तो हार्ड वॉन आना है, हार्डली वॉन नहीं आना। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, याद रखिएगा जो मच है वो सेकंड डिग्री के साथ आता है, तो फर्स्ट डिग्री हैप्पी है उसके साथ वेरी आएगा। नो वन राइट्स एज नीट एज ही डज नहीं, नो वन राइट्स एज नीटली, राइट्स एज नीटली, वर्ब क्वालिफाई हो रहा है, राइट क्वालिफाई हो रहा है, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा स्टूडेंट्स, एक एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। तो नो वन राइट्स एज नीटली एज ही डज। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये हमारा ये वाला पोर्शन एंड हुआ। अब हम कुछ स्पॉट द एरर और कुछ सेंटेंस करेक्शन की तरफ जाएंगे। होली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कंट्रीब्यूटेड टू द क्वालिटी ऑफ मेंटेनिंग डेयरी हर्ड। तो देखो होली नहीं, एज अ होल हमने एक चीज़ सीखी थी, जो होली है वो अपने वर्ब्स के या हेल्पिंग वर्ब्स के बाद होता है, और स्टार्ट और एंड की तरफ होली आता है, एज अ होल आता है। तो गौर करें कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं हम कह रहे, एज अ होल, मतलब जनरली ऑल टुगेदर का मीनिंग चाहिए था, और हमें ये अल्फा रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट, द
हेरडल वर्क डिलीजेंट टू प्रूव हिज थ्योरी ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। तो वर्कड वर्ब है, तो वर्ब के साथ एडजेक्टिव नहीं चाहिए, वर्ब के साथ एडवर्ब चाहिए था, डिलीजेंटली। यस, नेक्स्ट मूव करते हैं। द ब्रिटिश फ्लीट अराइव्ड लेटली एंड लॉस्ट द एडवांटेज। याद रखिएगा, एक डिफरेंस आप और सीखने जा रहे हैं। लेट जो ताखीर हो जाए, और लेटली रिसेंटली हाल ही में, तो वो हाल ही में पहुंचा और एडवांटेज लूज कर गया, नहीं, वो लेट पहुंचा होगा तो सारा एडवांटेज लूज करेगा। तो यहाँ लेटली नहीं आना, क्या आना है स्टूडेंट्स? लेट आना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हेन द केमिकल्स इनसाइड अ सेल नॉट लॉन्गर प्रोड्यूस आइन, द सेल स्टॉप्स फंक्शनिंग। मिस्टेक ढूंढिए। यस, नॉट लॉन्गर नहीं, नॉट एनी लॉन्गर या नो लॉन्गर। याद रखिएगा, यहाँ तो आप नो लॉन्गर करें, और अगर नॉट यूज़ करना हो तो वो असल, अगर उसकी कोई एग्जिस्टेंस मौजूद है तो वो नॉट एनी लॉन्गर है। नॉट लॉन्गर कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो दैट इज चार्ली। द कॉमन गोल्ड फिश मे लिव एज लॉन्ग 25 ईयर्स। तो गलती आपके सामने, एज लॉन्ग एज, तो एज लॉन्ग नहीं, जब भी हम एज के साथ कोई एडजेक्टिव वगैरह यूज़ करते हैं तो वो लाजमी तौर पे उसके साथ दोबारा एज आता है, जैसे एज वीक एज लॉन्ग एज। और नेक्स्ट, व्हेन एज अ मैकेनिक वर्किंग एट ऑड जॉब एलिशा ऑटिस इन्वेंटेड द एलिवेटर। तो यू कैन सी देयर व्हेन का इस्तेमाल हमारा रॉन्ग है। याद रखिएगा, जो व्हेन है अपने साथ जो क्लॉज लेता है उसमें बिल्कुल, मैं आपको एक बेस बात बता देता हूँ जो आपको हमेशा काम देगी। यहाँ तो व्हेन के साथ हमें सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगा, यहाँ व्हेन के साथ हमें पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म मिलेगी। व्हेन के साथ हम किसी की कॉन्टिन्यूटी को शो नहीं कर सकते कि व्हेन एज अ मैकेनिक वर्किंग, तो मतलब व्हेन शी वॉज वर्किंग एज अ मैकेनिक का ये मफहूम है, इट मीन्स ये कॉन्टीन्यूस हालत हम दे रहे हैं, तो उन कॉन्टीन्यूस हालतों के लिए हम व्हेन का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम लिख सकते हैं कि एज अ मैकेनिक वर्किंग एट ऑड जॉब। तो ये व्हेन हमारा रॉन्ग होगा, तो अल्फा इज दी प्रॉब्लम है, तो ये नहीं आना। नेक्स्ट, एडम नन लॉन्गर। देखिए, नन लॉन्गर नहीं होता, नो लॉन्गर होता है, तो नन लॉन्गर कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो नो लॉन्गर वर्क्स हियर। आई वॉज वेरी होमसिक व्हेन अ स्टूडेंट अब्रॉड। गौर कीजिएगा, जो व्हेन है, मैंने अभी बोला था कि यहाँ तो अपने साथ अगर वो लेता है तो फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म लेता है। व्हेन को हम किसी सूरत भी एक जो है प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ नहीं करते। गौर करें, एज अ स्टूडेंट, एज अब्रॉड एक हमारा नाउन है, और नाउन से पहले यहाँ तो जो वर्ड है वो उसकी क्वालिटी देता है, एडजेक्टिव बनता है, या उसके सामने प्लेस होकर प्रेपोजिशन बनता है और उसका लिंक करता है। जैसे डेफिनेशन है प्रेपोजिशन की कि प्रेपोजिशन इज अ वर्ड पुट बिफोर अ नाउन और pronoun and shows its relation with some other noun or pronoun in the same sentence। तो यहाँ when नहीं चाहिए। तो I was very homesick as a student abroad। तो हमें यहाँ when नहीं, as वगैरह जो है वो required है, वो यहाँ फंक्शन कर सकते हैं। Never again they will behave like this। जी मिस्टेक ढूंढे स्टूडेंट्स, जल्दी से, नहीं मिल रही, दोबारा सोचिए। चलो एक हिंट देता हूँ, नेवर सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, नेवर पूरी क्लॉज दे विल बिहेव लाइक दिस के स्टार्ट में। और जब नेगेटिव एडवर्ब्स क्लॉजेस के स्टार्ट में आए और पूरी क्लॉजेस को क्वालिफाई कर रहे हों, तो हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट से पहले आते हैं। तो सेंटेंस होना था नेवर अगेन विल दे बिहेव लाइक दिस। हाँ, अगर नेवर अंदर होता तो दे विल नेवर बिहेव लाइक दिस, ठीक था। नेक्स्ट मूव करते हैं, लेट अस हैव लंच समटाइम्स। गौर करें, हम कभी कभी लंच करने को नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आओ कभी लंच करते हैं। तो हम किसी एक पर्टिकुलर मूवमेंट या टाइम की बात कर रहे हैं, इनडेफिनिट या अनसेटी टाइम की, तो लेट अस हैव लंच समटाइम। तो डेल्टा इज द रॉन्ग। द नॉवल इज़ टू इंटरेस्टिंग। गौर करें, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है, और अगर हम एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री के साथ टू लगाते हैं तो बाद में इन्फिनेटिव का भी पाया जाना ज़रूरी है, और जुमला क्या हो जाता है, नेगेटिव।
लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई आगे इन्फिनिटिव भी नहीं है, जुमले को नेगेटिव भी नहीं शो किया जा रहा, तो ये टू नहीं आना, वेरी आना है। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम फ्लावर्स डोंट स्मेल स्वीटली। जी स्टूडेंट्स, गलती ढूंढिएगा। स्मेल, स्मेल क्या है? एक लिंकिंग वर्ब, कपुला, और लिंकिंग वर्ब्स के बाद क्या आते हैं? यस, एडजेक्टिव। तो फ्लावर स्मेल स्वीट आना है, स्वीटली नहीं आना। नेक्स्ट, ही प्लेड द वायलिन ब्रिलियंटली लास्ट नाइट इन द कंसर्ट। ढूंढिए मिस्टेक स्टूडेंट्स, सोचिए। ही प्लेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। द वायलिन, यस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ धा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ब्रिलियंटली लास्ट नाइट इन द कंसर्ट, तो गौर कीजिए, हमें तो नज़र आ रहा है कि ये तो एडवर्ब्स है। ब्रिलियंटली भी एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम, इन द कंसर्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इसका मतलब गलती यहीं कहीं मौजूद है। तो गौर करते हैं, हमने जब एडवर्ब सीखा था तो हमने उसकी प्लेसमेंट सीखी थी MPFT के नाम से। तो मैनर पहले, प्लेस बाद में, फ्रीक्वेंसी उसके बाद और टाइम उसके बाद। मैनर तो बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। तो ही प्लेड द वायलिन ब्रिलियंटली, तो ये तो डन हो गया। अब आगे क्या आना था? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ही प्लेड द वायलिन ब्रिलियंटली इन द कंसर्ट हमारा पहले आएगा और टाइम जो है उसके बाद आएगा। तो हमारा इसका मतलब जो डेल्टा है वो रॉन्ग पोजीशन है, उसको एंड की तरफ जाना था। तो ही प्ले द वायलिन ब्रिलियंटली इन द कंसर्ट लास्ट नाइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, वी जस्ट हैव सीन हर। तो क्या आना है जी? वी हैव जस्ट सीन हर। याद रखिएगा, जो एडवर्ब वगैरह हैं वो कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं आते। ऑक्सिलरीज अगर मौजूद हो, मीन हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हो जुमले में, तो एडवर्ब्स वगैरह हैं जितने भी टाइम वगैरह को शो करते, वो किसी सूरत वर्ब से पहले नहीं आते। बस मतलब आई ऑलरेडी हैव डन दिस नहीं, आई हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी हैव नहीं, हैव ऑलरेडी। तो ये हमेशा पहले नहीं आते, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में आते। तो बीटा इज दी रॉन्ग हियर। आई शैल मीट यू इन द इवनिंग इन हाइड पार्क। तो आई शैल में प्रॉब्लम नहीं है, मीट यू भी नहीं नजर आ रहा। इन द इवनिंग इन हाइड पार्क, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों एडवर्ब्स हैं। इन द इवनिंग एडवर्ब ऑफ टाइम है, इन हाइड पार्क एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो हम जल्दी से MPFT की तरफ आते हैं। तो मैनर तो है ही नहीं, प्लेस है जी, तो प्लेस पहले आना था। देखो टाइम बाद में आना था, मतलब इन हाइड पार्क पहले आना था और इन द इवनिंग बाद में, तो डेल्टा ही रॉन्ग है। तो इन हाइड पार्क इन द इवनिंग शुड बी द आंसर। आई नेवर एम डिटर्मिन टू यील्ड टू दिस पॉइंट। गौर करें, आई नेवर एम नहीं, आई एम नेवर। जो एडवर्ब्स हैं वो अपने, अगर उन्होंने ऑक्सिलरीज के साथ आना है तो ऑक्सिलरीज के या हेल्पिंग वर्ब के बाद में आना है। यस, बीटा इज द प्रॉब्लम। आई यूजुअल हैव टू, नो, आई यूजुअली हैव टू। गौर करें, यहाँ यूजुअली आना है, यूजुअल हैव टू नहीं आना। रीज़न उसकी, हम इस हैव टू रीच को क्वालिफाई कर रहे हैं इस यूजुअल के साथ, और कोई नाउन प्रोनाउन क्वालिफाई नहीं हो रहा कि हम यूजुअल लगाएं, हमें एडवर्ब चाहिए। आई यूजुअली हैव टू। अच्छा, यहाँ एक स्टूडेंट कह सकता है सर ये देखो हैव भी हेल्पिंग वर्ब था तो यूजुअली उसके बाद जाना चाहिए था। आई हैव यूजुअली टू रीच। तो याद रखिए, यहाँ हैव ऑक्सिलरी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हम किसी भी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब या किसी भी ऑक्सिलरी को हेल्पिंग वर्ब उसी सूरत में कहते हैं जब उसके आगे मेन वर्ब एग्जिस्ट करता हो। और गौर कीजिए, हैव के बाद कोई मेन वर्ब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये किसको ही हेल्प कर रहा है? किसी की भी नहीं। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, खुद मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से तो पहले ही आता है। जैसे आई हैव ऑलरेडी डन दिस, तो डन से पहले आया, आई हैव ऑलरेडी डन दिस। तो आई यूजुअली हैव टू रीच ऑफिस बाय 9 o'clock। ये MCAT 2014 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मिस्टेक ढूंढनी है। मिस्टर चिप्स एक नॉवल है जो कि शायद आप में से बहुत सारे ने पढ़ा हो। उससे लाइन है, देयर वॉज मच चेयरिंग एंड सिंगिंग एंड अ ब्रेड फाइटिंग अक्रॉस द डाइनिंग हॉल। देयर वॉज मच चेयरिंग एंड सिंगिंग एंड अ ब्रेड फाइट। वहाँ फाइटिंग था और यहाँ फाइट, ये प्रॉब्लम है सिर्फ। देयर वॉज मोर चेयरिंग, चेयर, और देखो मोर चेयर। तो हमें ये देखना है कि जो चेयर है वो क्या यहाँ इस तरह आ सकता है कि मोर चेयर एंड सिंगिंग?
तो ये पैरेललिज्म की खराबी, अगर उधर सिंगिंग है तो इधर भी चीयरिंग आना चाहिए था। तो देयर वाज मच चेयर एंड सिंगिंग, तो ये मच चेयर भी हमें किसी सूरत सूट नहीं कर रहा, मोर और मच का चेयर के साथ इस्तेमाल भी रॉन्ग है, एंड अ ब्रेड फाइटिंग है। तो 3 जगह फाइटिंग है, 1 जगह फाइट है। वैसे एक स्टूडेंट नॉर्मली देखेगा तो वह कहेगा लो सर जी अल्फा ठीक कर देते, चेयरिंग, सिंगिंग, फाइटिंग, नो, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद इट। रीज़न क्या है कि गौर करें यहाँ आ लगा हुआ है, और ये जो हमारे जेरेंड्स होते हैं ये अपने साथ आ नहीं लेते, ये एक तरह से हमारे अनकाउंटेबल नाउन के तौर पर ही मोस्टली यूज़ होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आर टीचिंग इज़ माय प्रोफेशन नहीं है, आई गेव हिम आर टीचिंग भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इनके साथ कोई इनडेफिनेट आर्टिकल्स जेरेंड के साथ नहीं आता। तो मैं से जैसे ये नहीं कह सकता कि आ स्मोकिंग इज़ माई हॉबी, ही इज़ लाइकिंग आ स्मोकिंग, तो स्मोकिंग के साथ ए एन नहीं आ सकता, इनडेफिनेट आर्टिकल्स नहीं आ सकता। तो ये फाइटिंग इस वजह से रॉन्ग है, तो हमें अब ब्रेड फाइट ही करना पड़ना है। अगर आ आना है तो अब ब्रेड फाइट ही करना पड़ना है, बाकी सब में फाइटिंग था और वो सारे रॉन्ग थे। हम मिस्टर चिप्स के नॉवल से भी जाकर ये कंफर्म कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, दैट वाज ऑल फॉर एडवर्ब फ्रॉम माय साइड। तो एडवर्ब के टॉपिक को आपने देखा कि आपने जब एडवर्ब करना है तो इसको एडजेक्टिव के साथ कंपैरिजन करते हुए करना है। तो दैट इज़ वाई आपने इसकी तरतीब देखी जो मैंने आपके टॉपिक्स इस वेबसाइट पर पुट किए हुए हैं, कि सबसे पहले इन तीनों में एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है और उससे पीछे नाउन प्रोनाउन थे। उसके बाद वर्ब है, और वर्ब के फ़ौरन बाद एडवर्ब है। और क्यों? क्योंकि एडवर्ब बेसिकली मोस्टली वर्ब को क्वालिफाई करता और नाउन प्रोनाउन के अलावा हर ग्रामेटिकल यूनिट को क्वालिफाई करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपने इसी एंगल से, इसी तरतीब से और वर्ब और एडजेक्टिव को अपने जहन में रखते हुए, क्योंकि उन्हीं के रूल्स को बहुत ज़्यादा यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एक नए एंगल के साथ और कुछ नई मिस्टेक के साथ। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, प्रोफेसर मोहम्मद नुमान फैसल, for you people, and I do hope that you would work hard and would get good marks in your all entrance tests. Best wishes. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.